और संगठन ने कितना सम्मान मेरे समाज के लोगों को दिया है। माननीय महाराज जी 3 दिन 4 दिन लगातार साथ रहे। ये सम्मान हमारे लिए कम नहीं है और इस देश के लिए और इस प्रदेश के भले के लिए, भलाई के लिए, उन्नति के लिए भाजपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर इस देश को और इस प्रदेश को अच्छा देखना चाहते हो तो हमने कांग्रेस देखी, बसपा देखी, सपा देखी, दोनों की मिलीजुली देखी और मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। बाबूजी ने जो शासन दिया उससे भी अच्छा शासन माननीय योगी जी ने दिया है। महाराज जी, मैं और मेरा परिवार और हमारे समाज के लोग, बल्कि सारे ओबीसी के लोग आपके ऋण को नहीं उतार पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने पार्टी के अध्यक्ष के नाते से भी जो हमारे समाज के लिए और ओबीसी के लिए दिया, उसको भी हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। ये तो हम लोगों की चुनौती है हमारे सामने अब कि 2022 में हम तय करें। हम लोग खाली यहां भीड़ नहीं है, यहां प्रधान है, यहां बीडीसी हैं, यहां ब्लॉक प्रमुख हैं, यहां पे विधायक हैं, यहां पे एमपी हैं, यहां पे जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आप अपने अपने गांव की राजनीति को उंगलियों पर घुमाने का काम करते हो। आज हम तो इस संकल्प लें कि मैं अपने बूथ पर भाजपा को किसी भी कीमत पर हार के नहीं जाने दूंगा। अगर ये तय कर लिया तो ये मान के चलना कि बाबूजी स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी के लिए सत्य श्रद्धांजलि होगी। क्या आप करेंगे? हाथ उठा के बताइए एक बार। ये अपनी इच्छा से उठाए ना, ये करके दिखाना है। महाराज जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर, आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। बहुत आभारी हूं कि आप यहां आए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी और अध्यक्ष जी का। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी का। मित्रों कृपया शांत हो जाइए। आपके जोश को मैं समझ रहा हूं, कृपया शांत हो जाइए। मित्रों, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कमल, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? और कमल क्या है? कमल है का से कुर्मी, मां से मौर्या और ला से लोधी। और जब जब यह कमल पूरे ताकत से भाजपा के साथ रहा तो कमल पूरे प्रचंड तेज से चमका है। और मित्रों, यह कमल साथ रहेगा ना? का से कश्यप का से कश्यप मित्रों। लेकिन ये 3 नीचे की जो पंखुड़ियां हैं वो 3 नीचे वाली हैं, बाकी की ऊपर वाली पंखुड़ियां और सब समाज है। कमल में केवल 3 पंखुड़ी नहीं है, जो नीचे का आधार है वो ये है। लेकिन मित्रों, एक बात कह रहे हैं कि का से कुर्मी, कश्यप, मां से मौर्या, लेकिन अगर ला छूट जाएगा तो कम हो जाएगा, का मां हो जाएगा। ला के बिना काम चलेगा नहीं। और मित्रों, आपने हमारे शासन के अगुवा, मुखिया और हमारे संगठन के अगुवा दोनों बैठे हैं। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में इस समाज ने पूरे ताकत से लगा करके 303 देश में 282 और प्रदेश में 73 सीटें जीतने का काम किया था। मित्रों, 5 सीटें
लोधी समाज को मिली थी। संयोग से 19 में 3 मिली, लेकिन हमें 5 मिली, हमने 5 जिता के दिया। और 19 में 3 मिली, हम 3 जिता के दिए। लेकिन हमारे वोट के परसेंटेज में कोई कमी नहीं हुई। अभी हमारे 17 विधायक हैं और 3 विधायक, 2 टिकट और मिले थे जो हम नहीं जीत पाए। मित्रों, याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के ये जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को जिताने का काम किया और बिरादरी का किसी दूसरे दल के किसी व्यक्ति को विधायक बनने नहीं दिया। ये संकल्प लेकर के भाजपा को जिताने का काम किया, भले ही अपना आदमी नहीं लड़ रहा था। ये इस समाज का त्याग है। मित्रों, मैं एक घटना मुझे याद आ रही है। राम कुमार वर्मा का उपन्यास दीपदान, उसमें पन्नाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान करके और कुंवर को जिताने का काम, कुंवर को जिंदा रहने का काम किया था। इस समाज ने उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपने जो दूसरे दलों से आए उनको हरा करके भारतीय जनता पार्टी के किसी और समुदाय के व्यक्ति को भी जिताने का काम किया। मित्रों, यह हमारा उच्च सदन में कोई नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार में माननीय BL वर्मा को भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन इस समाज ने कभी साथ नहीं छोड़ा। 100% वोट देने का यह काम करता है समाज। तो जब काम करता है तो भूख भी लगती है। यह चाहता है कि वो उच्च सदन में भी ये बैठे और स्थानीय निकायों में भी ये आए, ऐसी अपेक्षा है। मैं अपने मुखिया प्रदेश के यशस्वी स्वतंत्र देव सिंह, जो स्वतंत्र हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं वकील हूं, मैं याचना करूंगा, आपका वकील हूं, मुझे क्षमा करेंगे, मेरी अर्जी आपकी मर्जी। माननीय स्वतंत्र देव सिंह, सादर। मंच पर 24 करोड़ प्रदेशवासियों के मान सम्मान के प्रतीक एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री, राज्य के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के सम्मान के लिए दिन के 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, न रुकना, न थकना, न ठहरना, अनवरत चलने वाले ऐसे यशस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, एक बार हम सब अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय BL वर्मा जी, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय राजवीर सिंह जी, आदरणीय संदीप जी, हमारे लोकप्रिय हमारे सांसद आदरणीय मुकेश राजपूत जी, हमारे नरेंद्र कश्यप जी, अभी राम लखन जी, हमारे लाखन राजपूत जी माननीय मंत्री जी हैं, एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए लखन जी का। जो नीचे एक बार हमारे आदरणीय शंकर लोधी जी, आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, श्रीमती विमलेश लोधी जी, श्री पूरन लोधी जी, एक बार परिचय करवा दूंगा। हमारे नीचे विधायक बैठे हैं, एक बार उनका भी ताली बजा के आप स्वागत कर देंगे। हमारे विपिन कुमार जी बैठे होंगे, विधायक जी। हमारे बीरेन्द्र सिंह लोधी होंगे, आए हैं, ये हैं दुबले पतले, एक बार ताली। देवेंद्र सिंह राजपूत आए हैं, ताली बजाकर स्वागत कर दिए देवेंद्र जी को। राम गोपाल लोधी,
एक बार स्वागत कर दीजिए। ये जवाहरलाल राजपूत आए हैं गरोठा से? नहीं आ पाए। किशनलाल राजपूत आए हैं बढ़कर? अपने ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए किशन जी। रामचरण वर्मा जी आ नहीं पाए? अपने धर्मपाल जी भी नहीं आ पाए। अनीता राजपूत जी आ गई, अभी अभी एंट्री किया है, ताली बजाकर स्वागत कर दो। गाड़ी फंस गई थी कहीं। देवेंद्र सिंह लोधी, कैलाश राजपूत जी तो होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, ताली बजा दीजिए कैलाश जी। अपने ब्रजभूषण जी भी नहीं आए होंगे। आ गए हैं? नहीं आए। रोशनलाल जी आए हैं? कस के ताली बजा दीजिए रोशनलाल जी के लिए। श्रीमती प्रियंका राज जी, ब्रज बहादुर, संजय भाई। डॉक्टर डीसी वर्मा जी हमारे बीच में, ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी राम भक्तों को शीश झुकाकर आप प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राजनीतिक दल में स्वाभाविक है अपने अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी महान नेता का जन्मदिन हो या उनकी मृत्यु हो, या श्रद्धांजलि सभा हो या पुण्यतिथि हो, सभी के दलों के लोग और कोई महान नेता रहता है। समाज के सभी वर्गों के, हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हैं, महान नेता होता है तो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियों का, नेताओं का बड़ा दिल होना चाहिए और शोक संवेदना व्यक्त करने आना चाहिए। लेकिन शर्म की जब बात होती है, क्योंकि सदन के अंदर भी मिलकर सदन चलाना पड़ता है, स्वाभाविक है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की भूमिका ठीक रहती है तो प्रदेश विकास करता है। बाहर भी आचरण व्यवहार में सुधार होना चाहिए और एक दूसरे को खिलाफ में बोलना, भाषण देना, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना, यह अलग बात है। लेकिन कोई महान नेता, ईमानदार नेता और पिछड़ों का मसीहा राम भक्त जैसा नेतृत्व इस देश को एक दिन छोड़कर चला जाए, इस राज्य के समाज को छोड़कर चला जाए, तो स्वाभाविक रहता है सभी राजनीतिक दल पुष्पांजलि अर्पित चरणों में करने आते हैं। लेकिन शर्म की बात है मित्रों, केवल मात्र एक दल ऐसा रहा जिसका मुखिया पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं गया, और ये शर्म की बात है मित्रों। और जानते हैं कौन नहीं आया। ये अपमान कल्याण सिंह जी का नहीं है, ये अपमान माननीय कल्याण सिंह का नहीं है। माननीय कल्याण सिंह तो समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है तो माननीय कल्याण सिंह की अहम भूमिका है। और एक ईमानदार नेता कैसा होता है और हनक क्या होती है, चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, ऐसे महान लीडर थे। उनका लोग जमाना देखे हैं और माननीय पत्रकारगण उनके साथ भी बैठे होंगे और आज सब भी बैठे हैं। इतने महान व्यक्तित्व को पुष्पांजलि न देने जाए, कितनी शर्म की बात है मित्रों। वो भी पार्टी से, चलो स्वयं न जाओ, पार्टी के महासचिव को भेज देते, पार्टी के नेता को भेज देते, आपकी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन दल का कोई नेता भी पुष्पांजलि देने नहीं आएगा। ये लोधी समाज नहीं, राम भक्तों का अपमान है मित्रों, राम भक्तों का अपमान।
और 2022 के सत्र में एक भी लोधी का वोट जाता है उस मुखिया के पार्टी को, तो आत्महत्या के बराबर है। यह विषय नहीं है मित्रों। कोई लोधी समाज भी उस पार्टी से चुनाव लड़ता है ना, वह राम मंदिर के पक्ष में हाथ नहीं उठ सकता है, जय श्री राम के पक्ष में हाथ नहीं उठ सकता है। आदरणीय कल्याण सिंह मरते मरते तक जय श्री राम और मंदिर निर्माण की बात करते रहे मित्रों। राम का अपमान नहीं हो सकता इस धरती पर। यदि राम का अपमान होगा तो देश और समाज का अपमान होगा। वहीं एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने वाला, राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं मित्रों, और पिता के देहांत पर नहीं जाते हैं। एक दिन छुट्टी भी नहीं लेते हैं 4.5 सालों में कि पिताजी के लिए एक दिन छुट्टी लेकर गांव में चले जाएं, श्रद्धांजलि दे दें। लेकिन एक महान व्यक्ति के लिए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सरकार की कुर्बानी दे दिया, उस महान व्यक्ति के लिए जिस दिन से उनका देहांत, श्रद्धांजलि सभा तक 1 मिनट में विश्राम करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे थे, यानी रात दिन यहां से लेकर अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से लेकर बुलंदशहर तक मित्रों, पैदल भी यात्रा, गाड़ी से, और पूरी व्यवस्था को चिंता करते हुए ऐसा कोई मुख्यमंत्री राज्य का है तो आदरणीय योगी जी हैं मित्रों, जो आदरणीय कल्याण सिंह के 13वीं से लेकर सभा को देखा। ऐसा नहीं मित्रों, इसलिए नहीं देखा कि वो लोधी समाज में जन्म लिए थे। लोधी समाज में जन्म लेकर समाज का सम्मान बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी में आकर देश का सम्मान बढ़ाया, इस राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोनिया हो, सपा हो, बसपा हो, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते हैं, राम सेतु को नकारते हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाती सोनिया गांधी, ये सभी दल, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे प्रियंका, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस हो मित्रों, ये न राम के लिए मरते हैं, न दलित के लिए मरते हैं, न बैकवर्ड के लिए मरते हैं, न प्रदेशवासियों के लिए मरते हैं। इनका बस चले मित्रों, सत्ता मिल जाए तो आतंकवाद को भी निमंत्रित करने से डरेंगे नहीं। चाहे लोधी समाज की बेटी हो, चाहे यादव समाज की बेटी हो, वह सरेआम गुंडे उठा ले जाएंगे, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। कलावा बदल देंगे, नाम बदल देंगे, उठा ले जाएंगे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। आज आदरणीय योगी जी के शासन में सांस भी नहीं ले सकते हैं गुंडे, सांस भी नहीं ले सकते हैं मित्रों। बड़े बड़े माफिया पहली बार मैं देखा, मैं भी 20 साल 30 साल से राजनीति में हूं मित्रों, किसी की सत्ता रही हो, वह माफिया रोड पर निकलते थे, कोई बोलता नहीं था। आज वह सांस नहीं ले रख सकते हैं आदरणीय योगी जी के कारण, क्योंकि एक ईमानदार, देशभक्त, राष्ट्रभक्त और गरीबों की समर्पित वाला मुख्यमंत्री मित्रों। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, लोगों को समझाइएगा, ये मतदान कोई वोट जो है ना, ये जात पर नहीं होता है, ये मतदान कोई धनतंत्र पर नहीं होता है, ये मतदान कोई लाठी तंत्र पर नहीं होता है। मतदान ये सब ये नहीं है मित्रों, इस मतदान से राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत मां उच्च स्थान पर बैठती है और भारत मां उच्च स्थान पर पूरी दुनिया को दिशा देती है। तब आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा लीडर जन्म लेता है मित्रों, और परिवार के एक सदस्य गाड़ी में नहीं बैठता है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी,
और ये गरीब के लिए मरते हैं। सभी को गरीबों का पक्का मकान देने का काम करते हैं, सभी को खुशहाली रखने का काम करते हैं। और एक ही सपना है, दूसरा कोई सपना नहीं मित्रों। गरीब खुशहाल रहे। दूसरा सपना है कि चाइना से लेकर अमेरिका की धरती पर जय श्री राम का नारा और वंदे मातरम, भारत माता के जय का नारा लगेगा। और क्या सपना है मित्रों? और क्या सपना है? सांसद विधायक तो लोग बनते ही रहेंगे, लेकिन देश ही नहीं रहेगा, ईमानदार नेतृत्व नहीं रहेगा, सिमी को समर्थन देने वाला निमंत्रित है। वहीं आप वाला कल बैठा था जो दिन भर राम को कोसता है, कल हनुमान जी के चरणों में बैठा था। बताओ, इतना पाप लोग करते हैं, समझ नहीं आता, शर्म भी नहीं आती है। शर्म की परह पॉलिटिकल ऐसा होना चाहिए क्या? कम से तुम्हारे दिल में जैसा हो बाहर भी थोड़ा दिखना चाहिए। ये समूह का बस चले ना, कहीं जम्मू वम्मू कश्मीर में सपा आप ये सब पहुंच जाओ, कहीं सरकार में रोज आतंकवादियों को अंदर घुरेसते रहे, एक दिन भी न रुके। और एक आदमी मोदी जी आए, राज्य के अंदर योगी जी मित्रों, वहीं कश्मीर के अंदर अब सेना पर कोई पत्थर नहीं चलाता है, वहां के मुसलमान भारत माता की जय बोलता है, अब बीजेपी से जुड़ गया है। और आदरणीय अमित शाह मोदी जी का वह हाथ मिलाने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए ईमानदार नेता को लोग पसंद करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ नेता को पसंद करते हैं। बहुत तपस्या के बाद ऐसे आदरणीय मोदी जैसा, आदरणीय योगी जैसा लीडर मिलता है मित्रों। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, सभी के चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वंदन करता हूं। ये चुनाव महत्वपूर्ण है मित्रों, एक गरीब की खुशहाली के लिए है, संपूर्ण समाज के खुशहाली के लिए है 2022 का चुनाव, और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मित्रों। इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी, थोड़ी बैठे, एक मिनट कैलाश जी, एक मिनट बैठे तो। जय जय श्री राम। कल्याण सिंह जी, जोर से बैठ जाए। कल्याण सिंह जी, कल्याण सिंह जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ज्ञापित करते हैं। उन्होंने बहुत सारगर्भित अपना उद्बोधन देकर के हम सबको कृतार्थ किया। मित्रों, हम सब किसान कौम हैं और एक जो समस्या थी किसानों की, छुट्टा जानवरों की, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण नियंत्रण किया है। परंतु एक सुझाव आया है कि वनाच्छादित तमाम जमीनें पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में हैं। यदि उन वनाच्छादित जमीनों की बैरिकेडिंग करके आवारा पशुओं को उसमें छोड़ दिया जाए और यूं ही चारा न दिया जाए तो भी वो जी लेंगे, ऐसा सुझाव आया है। मैं बहुत आदर सहित इस सुझाव को प्रेषित कर रहा हूं। मैं इस प्रदेश के मुखिया, और कहते हैं प्रदेश का मुखिया राजा होता है, लेकिन हमारे राजा महाराजा हैं, राजा मात्र नहीं, हमारे राजा महाराजा हैं। ऐसे वंदनीय, अभिनंदनीय, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं बहुत आदर सहित उनको आमंत्रित करता हूं, आवें और हम सबको आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। माननीय योगी आदित्यनाथ। आज के इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष
माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, महान राम भक्त और जिन्होंने शासन की कार्य पद्धति को कैसे संचालित होना है, ऐसे हम सबके नेता रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की विरासत को पूरी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ाने वाले लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय विधायक श्री विपिन वर्मा डेविड जी, श्रीमती बिमलेश वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, लोधी समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी लोग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वर्गीय बाबूजी की अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में और उनके ब्रह्म भोज के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। लोक नेता और जन नेता कैसा होता है, यह उदाहरण देखना है तो स्वर्गीय बाबूजी के साथ उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का उदाहरण रहा है। यह वैसे ही नहीं हुआ। स्वर्गीय बाबूजी का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था। यह सच है कि लोधी राजपूत परंपरा में परिवार में वे जन्म लिए, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समाज अपने लिए नहीं, देश और धर्म के लिए मरने मारने वाला है, जीने वाला है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का चर्चा भी होती है और ये मेरा सौभाग्य है, कल प्रधानमंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज का 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया, उसमें से एक मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर भी है। ये हमारी सरकार ने राजू भैया के कहने पर और संदीप सिंह जी के कहने पर स्थापित किया। एटा में कोई मेडिकल कॉलेज की बात करता था क्या? कभी नहीं। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज बना है। स्वर्गीय बाबूजी की भावना थी और राजू भैया ने कहा कि नहीं, यहां बनना ही है। भाइयों बहनों, आज वहां मेडिकल कॉलेज का कल लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों को प्रदेश में 3 महिला PSC बटालियन की स्थापना करनी थी। लोगों ने कहा नाम क्या होगा? हमने कहा एक नाम होगा वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर। याद करिए, बदायूं का जो केंद्र बना है वह
अवंती बाई जी के नाम पर ही बनाया गया है। पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण। जब स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर किसी भवन के नामकरण की बात आई तो मैंने राजू भैया से कहा, मैंने कहा, ये आपका काम नहीं भैया, हमारा काम है। क्योंकि कल्याण सिंह जी ने अपने परिवार के लिए नहीं जिए थे, इस देश के लिए और धर्म के लिए उन्होंने जीवन जिया था। और इसीलिए हमारा अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ। हमने कहा इसका नाम स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है वो, सबसे बड़ा संस्थान है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है और बहुत शीघ्र वहां पर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की एक भव्य प्रतिमा का स्थापना का कार्यक्रम भी होने जा रहा है। ऐसे ही अभी हम कुछ ही दिनों में मैं बुलंदशहर आने वाला हूं, वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के ही नाम पर कर दिया है। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, देश और धर्म के लिए जीने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वालों के प्रति समाज सदैव इसी कृतज्ञ भाव के साथ नमन होता है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और स्वर्गीय बाबूजी के प्रति समाज का, सरकार का यही श्रद्धांजलि है। आज आप सब यहां पर आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ बातें आपके सामने कही। मैं अपने विधायक श्री कैलाश राजपूत जी की भावनाओं को भी समझ रहा था। भाइयों बहनों, दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके लोग काम करते हैं, लेकिन जब कोई आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य करता है तो उसी संकीर्णता के दायरे में रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे 2017 के पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं और जब पर्व और त्योहार आता है तब दंगाइयों को प्रोत्साहित करके कर्फ्यू लगाते हैं। यही तो होता था 2017 के पहले प्रदेश में। तब हर तबका परेशान था, क्या नौजवान, क्या किसान, क्या बहन बेटियां, क्या समाज का प्रबुद्ध जन, व्यापारी हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति तबाह होता था, परेशान होता था। 2017 में हम लोगों को जो व्यवस्था मिली, प्रदेश की एक जर्जर व्यवस्था मिली, बिगड़ा हुआ प्रदेश मिला। लोग कहते थे कैसे होगा, हम कहते थे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं, उनका मार्गदर्शन है। और जिस प्रदेश में शासन की एक नजीर के रूप में स्वर्गीय बाबूजी ने जो भी व्यवस्था बनाई है, उत्तर प्रदेश उसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर परिवर्तन प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में देखने को मिला होगा, हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। आखिर ये सुविधाएं पहले भी लोगों को मिल सकती थी, गरीबों को मिल सकती थी। और किसी भी पार्टी का, किसी भी संस्था का कसौटी की जांच करनी हो तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है जब संकट आए तब देखें। और इस सदी के सबसे बड़े संकट से वर्तमान में भी हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही, कोरोना महामारी से। कोरोना महामारी के दौरान आप सबने देखा होगा, या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कार्य कर रहा था। बाकी अन्य दलों के लोग सो रहे थे।
होम क्वारंटीन में थे, आइसोलेशन में थे। जब आपके संकट के समय, समाज के संकट के समय ये लोग आइसोलेशन में थे, तो चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजने की तैयारी होनी चाहिए। ये सामाजिक सम्मेलन इसी बात को लेकर के किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं तो कोरोना के समय भी अलीगढ़ गया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी मैंने बैठक की, अन्य संस्थाओं में भी बैठक की, अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया। हमारे जितने भी माननीय सांसद विधायकगण, नीचे भी जितने हमारे विधायकगण हैं, सभी लोग जगह जगह जा रहे थे। रोशन लाल जी का तो रोज ही फोन आ जाता था मेरे पास, रोज फोन करते थे। कभी किसानों की समस्या को लेकर के, कभी क्रय को लेकर के, कभी किसी अन्य चीज को लेकर के। मैं इनसे कहता था कि अरे पहले कोरोना से बचाओगे कि कोरोना से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब किसानों का क्रय भी होना चाहिए। यानी एक तड़प है समाज के लिए, तब ये चीजें होती हैं। भाइयों बहनों, क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो, और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। यह है दमदार बात। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछे एक बार विपक्षी नेताओं को, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया है कांग्रेस ने। अगर प्रदेश में बदहाली है, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गरीबी थी, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस कालखंड में इन्होंने अगर प्रदेश के हितों के लिए कुछ किया होता, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता, तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद, और आज तो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी एक केंद्र स्थापित होकर के वहां तेजी के साथ रोजगार का सृजन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। स्वर्गीय बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताला नगरी के रूप में वहां एक व्यापक निवेश करवाया था।
अलीगढ़ को पहचान दिलाई थी। हार्डवेयर के क्षेत्र में आज भी अलीगढ़ का कारीगर बहुत अच्छा काम करता है। सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इनसे पूछा जाना चाहिए। एक एक जनपद की उत्पाद को आज प्रमोट करने का कार्य हो रहा है। वहां हाथरस की हींग हो, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम हो, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास की आइटम हो, अमरोहा का तबला हो, यानी अलग अलग जनपद को उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। लाखों नौजवान रोजगार से इससे जुड़ रहे हैं, लाखों नौजवान इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। विकास एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए यह कार्य पहले भी हो सकता था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में आपने देखा होगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को, वह लोहार है, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, स्वर्णकार है, हलवाई है, मोची है, धोबी है, यानी ये गांव में निवास करने वाला जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है, इन सब के निश्चित प्रशिक्षण के दौरान निश्चित मानदेय, फिर इन्हें बैंकों के साथ जोड़ना, फिर इनको जोड़ने के साथ इनकी आजीविका को बढ़ाना, इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करना। माटी कला बोर्ड के माध्यम से आपने देखा होगा गांव गांव में मिट्टी के दिया मूर्तियां मिल रही हैं। ये काम चीन क्यों हमें देगा, हमारा कारीगरी ये काम करेगा, हम उसको कला देंगे, हम उसको तकनीक देंगे, हम उसको डिजाइनिंग देंगे और हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। गांव समृद्ध होगा, पैसा गांव में रहेगा, गांव समृद्ध होगा। यही तो कार्य सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया गया तो कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने निवेश बढ़ाया, रोजगार दिया। आज हर तबके के नौजवान की नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है या निजी क्षेत्र में नौकरी लग रही है। पहले क्यों नहीं लगता था? पहले ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता था? आज तो कोई नहीं कर सकता। आज तो नौकरी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न हो रहा है। प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा, प्रदेश के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ देगा। आज हो रहा है। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, जाति देखी जाती थी, क्षेत्र और मजहब और मत देखा जाता था। आज तो 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक नौजवान, 43 लाख से अधिक परिवारों को हम मकान दे चुके हैं, एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों, परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है। उस शौचालय की देखभाल करने के लिए गांव की किसी एक महिला को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हर महीने 9,000 रुपए उस महिला को उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली निःशुल्क कनेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे वहां तक बढ़ाने की व्यवस्था हो, या फिर 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड। कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन, यह पहले भी दिया जा सकता था। पहले सोच नहीं थी। पहले की सोच केवल अपने व्यक्तिगत परिवार तक सीमित थी, एक खानदान तक सीमित थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश को ही परिवार मान करके कार्य किया जा रहा है। पूरे देश को परिवार मान करके प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन भी देते हैं, नेतृत्व भी देते हैं और पूरे देश को परिवार मान करके शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यही अंतर है और उस अंतर को एक एक नागरिक तक बताना की आवश्यकता है। पहले होड़ लगती थी,
किस बात की होड़ लगती थी? होड़ इस बात की लगती थी कि कौन कितनी अवतार की पार्टी दे देगा, सरकारी आयोजन हो जाए। आज तो नहीं होते। अगर हमारा सेकुलर स्टेटस है तो सबके लिए समान होगा। पहले पर्व आते थे, होली आती थी, दीपावली आती थी, विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, जन्माष्टमी आती थी, शिवरात्रि आती थी, रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लग जाता था, पर्व और त्योहार मनाने ही नहीं देते थे। एक तरफ कर्फ्यू, दूसरी तरफ प्रशासन का डंडा, आस्था को कैद करके रह जाते थे। आज तो ऐसा नहीं। आज तो आपकी आस्था के सामने कोरोना भी पस्त हो गया है। आपने देखा होगा, जैसे विजयादशमी आई, कोरोना समाप्त, बड़े भव्यता के साथ विजयादशमी के आयोजन हर जगह हुए। दीपावली आ रही है, कोरोना लगभग समाप्ति की ओर, और पूरी भव्यता के साथ दीपावली का आयोजन हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ हर प्रदेशवासी मनाएगा। भाइयों बहनों, हमें देखना होगा पहले जो लोग थे वे क्या करते थे, कैसे करते थे, किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहे थे। अभी मैं देख रहा था औरैया में हमारे लाखन सिंह राजपूत जी आए हैं, वहीं के हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। याद करिए, हमारी सरकार आई 2017 में, हमने पहला काम क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किया। मैं बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी, उसने क्या किया मालूम है? पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था, कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ, अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा, हर तीसरे दिन एक दंगा। कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे, कोई अपने को सुरक्षित नहीं कर सकता था। और ये तो समाजवादी पार्टी के साथ चस्पा है। एक 2005 की घटना है। मैं एक बार अलीगढ़ में गया था। अलीगढ़ में रामनवमी के दिन एक दंगा हो गया था, और तब भी मैं देखता था कैसे समाजवादी पार्टी दंगाइयों को प्रश्रय देती है। भाइयों बहनों, इन राजनीतिक दलों के वास्तविक चरित्र को समझने की आवश्यकता है। और आप अपने समाज के प्रबुद्ध हैं। कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई किसी बोर्ड और निगम का चेयरमैन है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य है, कोई किसी विद्यालय का प्रबंधक है, कोई समाज में अलग अलग क्षेत्र में छोटा और बड़ा उसका दायरा हो सकता है, कम या ज्यादा दायरा हो सकता है, लेकिन हर एक क्षेत्र में आप नेतृत्व देने वाले हैं, समाज के जागरूक प्रहरी हैं। तो समाज को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यह प्रदेश स्तर का सम्मेलन है। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, कितनी भारी संख्या में, मुझे लगता है पूरा चारों तरफ भरा हुआ है। इस सभागार को इस रूप में भरा हुआ मैंने इससे पहले नहीं देखा। इस रूप में उत्साह देखने को पहले नहीं मिलता था। लेकिन स्वर्गीय बाबूजी के संस्कार
वीरांगना अवंती बाई की राष्ट्रभक्ति और भाइयों बहनों, उस परंपरा को आपके वर्तमान नेतृत्व जिस रूप में आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार के पास, एक एक गांव, एक एक परिवार के पास जाकर के अवगत कराना। और अभी से तैयारी 2022 की तैयारी, ये चीजें अगर हम लोग करते हुए दिखाई देंगे तो समाज का भी, देश का भी और धर्म का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। सब लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे, सुख और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उस सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम सब प्राणपण से कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ। आप सभी दीपावली के पहले हर व्यक्ति व्यस्त होता है, कोई खरीदारी के लिए, कोई अपने घर की साफ सफाई के लिए, कोई खेती बाड़ी के दृष्टि से व्यस्त रहता है। और आपका समाज तो वैसे भी खेती किसानी पर बहुत ध्यान देता है, बहुत ध्यान देता है। और भाइयों बहनों, समाज की चेतना को जागरूक करने में मातृभूमि की भी रक्षा करता है, मातृभूमि की भी सेवा करता है, और मातृभूमि की सेवा के साथ ही राष्ट्रभक्ति के साथ भी अपने को आगे बढ़ाता है। ये दोनों गुण उसके साथ कूट कूट करके भरे हुए हैं। इसलिए इस सभी व्यस्तताओं के बावजूद आप यहां पर आए हैं। आपका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के इस सम्मेलन में स्वर्गीय बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका कृतित्व निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता रहता है, एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। और उस ऊर्जा के साथ सभी को जुड़ने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। मैं आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मैं माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी से निवेदन करता हूं कि आभार ज्ञापन करें। माननीय मुकेश राजपूत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार ज्ञापित करें। माननीय मुकेश राजपूत, आप सब लोग बैठे रहेंगे। अभी आप सब बैठे रहेंगे। अभी कार्यक्रम अनावरण चलता रहेगा। माननीय BL वर्मा जी, माननीय हमारे मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अभी कार्यक्रम अनावरण चलता रहेगा। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुकेश राजपूत जी। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान माननीय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हम सबके नेता परम आदरणीय राजवीर सिंह जी, राजू भैया, सांसद एटा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हम सबके नेता परम आदरणीय BL वर्मा जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री, माननीय प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकरलाल जी, आदरणीय पूरनलाल जी, आदरणीय रामलखन राजपूत जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय संदीप जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय डेविड वर्मा जी, और सामने बैठे हमारे सभी माननीय विधायकगण, सभी क्षेत्र से, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे माननीय प्रधानगण, माननीय ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, समाज सेवी, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों, सम्मानित हमारी बहनें और सामने खड़े बैठे पूजा के उपश्रद्धेय बुजुर्गों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबके चरणों में आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूं और बाबूजी के, मानवर बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंती बाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
गुलाब सिंह लोधी जी के और स्वामी ब्रह्मानंद जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना और उनसे और हमारे नेता राजू भैया जी से जो आप सब लोगों ने जो वक्तव्य सुना, उनको अपने मन में चिंतन करते हुए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए देंगे, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। वैसे भी मैंने भ्रमण में देखा, मुझे जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस जनपद में भी लोधी समाज रहता है वहां 95% से लेकर 98% वोट करता है। उसके यहाँ कोई वोट मांगने जाए या ना जाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही वोट करता है। उसे लगती है भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, राम भक्तों की पार्टी है। और जब से माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय उमा भारती जी जब से राजनीति में आए हैं, तब से पहले थोड़ा बहुत रहा भी होगा इधर उधर लोधी समाज का, आज 100% लोधी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा। ऐसा मैं अपने नेतृत्व से अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अभी बहुत से लोग रास्ते में भी हैं और बहुत से लोग इस हाल में नहीं आ पा रहे, तो बाहर भी लोग हैं। तो इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जो हमारा नेतृत्व बैठा है उसे आश्वस्त करता हूं लोधी समाज की तरफ से। यह लोधी समाज पहले से भी 2017 में जो वोट दिया था उससे भी बड़े प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और मंच पर बैठे सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग बैठे रहेंगे। मैं आगे उद्बोधन के लिए माननीय नरेंद्र कश्यप जी को मैं निवेदित करता हूं कि कृपया आवे मंच पर और सभा को संबोधित करें। कोई जाएगा नहीं। इधर अभी आदरणीय ब्रजभूषण जी विधायक जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। बहन राजबाला जी लोधी विधायक आ गई हैं, उनका स्वागत है। आप सब लोगों से